नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां एक कार से 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें झारखंड बंगाल सीमा पर वाहन जांच अभियान के दौरान ये सफलता मिली है। फिलहाल पैसे कहां से आए और कहां जा रहे थे, पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर पाकुड़ से बता रहे हैं, जहां पर वाहन जांच के दौरान पैसे बरामद किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जो गाड़ी है उसे भी जब्त कर लिया गया है। 25 लाख रुपए कैश कार से जब्त किया गया। रोका गया, उसमें से करीब 25 लाख रुपया, एग्जैक्ट 25 लाख रुपया उसमें से बरामद किया गया है और इसे ट्रेजरी विभाग में जमा कराया जाएगा और औपचारिक रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जाएगी। और खबर जामताड़ा से, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच में की टीम ने छापेमारी की है और कुख्यात गैंगस्टर शहबाज अंसारी उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर सन्नी पर मुंबई के ठाणे में कई आपराधिक केस दर्ज हैं। मुंबई पुलिस को सन्नी की कई दिनों से तलाश थी। पुलिस के अनुसार सन्नी मुंबई के एक गिरोह का संचालन करता है, जो लूट, छिनतई और डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद उसे मुंबई ले जाने की तैयारी कर रही है। ये अक्यूज बेसिकली चोरी, रॉबरी का ट्राई करना, उस बारे में उसका ज़्यादा एक्टिव है। इसका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को लीड करता है। ग्रुप में से जो बाकी साथीदार है वो पकड़े गए थे, लेकिन जो बॉस है वो आज हमारे हाथ में आ गया है। तो इसके साथ जो लोग ग्रुप है वो लोग कहाँ का है? वो लोग महाराष्ट्र का है कि झारखंड का? मिक्स है, महाराष्ट्र और मुंबई ये मिक्स कल्चर रहता है, वहाँ पे बहुत से लोग मिक्स रहते हैं, तो उस हिसाब से कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है। जामताड़ा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुछ लोगों ने रोका, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। काफी समझाने के बाद दोनों गुटों में सहमति बनी और प्रतिमा का विसर्जन किया गया। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 1 घंटे तक कोई पक्ष यहां पर मानने को तैयार नहीं था। वैकल्पिक मार्ग से इसके बाद प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। हालांकि समय रहते पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्वक हो गया। और वहीं कल कोडरमा के मरकच्चो थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन को लेकर निकले जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प में एक पक्ष के 6 लोग घायल हुए थे, जबकि दूसरे पक्ष में एक बच्चा भी घायल बताया जा रहा है। दरअसल पुनर्वास एरिया में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस गांव से कुछ ही दूर निकला था कि डीजे की आवाज से पशु इधर उधर भागने लगे। पशुपालकों ने डीजे साउंड और जनरेटर बंद करने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस ने हालांकि मामले को शांत कराते हुए मूर्ति विसर्जन करवाया और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद के बाद 2 गुटों के बीच झड़प में कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सरकार के निर्देश के बाद हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वो देखिए, वो लोग प्रोसेसन लेके आ रहे थे, तो हम तो बिल्कुल आगे चल रहे थे। तो उसके बीच में जानवर इन लोगों का था, आया तो हम लोग डीजे वगैरह सब बंद करा दिए। इसके बाद फिर जानवर, कुछ तो मान लीजिए जानवर स्वाभाविक है कि इधर उधर भटकेगा ही, तो आगे चल गया उधर जानवर, तो उसमें हम आगे थे, उसके बीच में हम उधर देखे नहीं। वहाँ एकाएक जो सो उन लोग ये कर दिया। और खूंटी से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 3 उग्रवादियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। खूंटी पुलिस और सीआरपीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। खूंटी से ये बड़ी खबर, जहां खूंटी पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता हाथ लगी है।
खूंटी से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों उग्रवादी पीएलएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं और खूंटी पुलिस और सीआरपीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई होती हुई तो ये बड़ी सफलता खूंटी पुलिस के हाथ लगी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की शादी की आज वर्षगांठ है। शादी की 16वीं सालगिरह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चों के साथ असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में माता के दरबार में पहुंचे। परिवार के साथ सीएम ने मां की पूजा अर्चना कर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। सीएम ने झारखंड वासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। माँ के दर्शन के लिए आए थे, बहुत सुंदर दर्शन। माँ के दर्शन के लिए आए थे, बहुत सुंदर दर्शन। और देखिए, झारखंड में लंबे समय के बाद स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अटेंडेंस रिकॉर्ड में काफी कमी यहां पर देखी जा रही है। क्लासरूम में लगभग 80 बच्चों में से 40 ही उपस्थित हैं। शिक्षकों का इस पर कहना है कि ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिख रही है। झारखंड राज्य में काफी लंबे समय के बाद स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में बच्चे आने लगे हैं, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इस सामने आप खाली बेंचेस देख सकते हैं, आपको अटेंडेंस का रिकॉर्ड साफ साफ बता देगा कि क्या बच्चे कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं या किस बात का डर है वो नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच वही कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने यहाँ तक भेजा है। 10वीं क्लास के छात्र हैं ये। क्या नाम है? सरफराज आलम। क्या कैसी आपकी ऑनलाइन जो चल रही थी पढ़ाई, उसमें क्या पढ़ाई हो पा रही थी? मेरे पास तो फोन नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, इसलिए मैं घर में पढ़ता था, लेकिन वो तो समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कि पूरी ठप चली। अब स्कूल खुल गया है, इसमें क्या है देख सकते हैं, आपके दोस्त नहीं आए हैं, पूरा का पूरा डेस्क खाली है। क्या वजह रही होगी कि वो नहीं आ रहे हैं? पहला दिन है स्कूल में आज। हाँ। इस कारण इसमें नहीं आते होंगे। हाँ। जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता वो भी नहीं आएंगे आज। ऑफलाइन स्कूल अच्छा रहा है आकर कि ऑनलाइन स्कूल? ऑफलाइन अच्छा हुआ। ऑफलाइन अच्छा रहा है। और बच्चे हैं, क्या नाम है? सुजल खान। ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी तो गेम ज्यादा खेला आपने कि पढ़ाई की? पढ़ाई की है। और ऑफलाइन क्लास अच्छा है? अभी एग्जाम है आप लोगों का तो चैलेंजिंग नहीं है थोड़ा? नहीं, ऑफलाइन क्लास अच्छा है, ऑफलाइन क्लास में समझ आता है ना। हाँ। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है तो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, क्योंकि जो घर में हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस होता था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, जैसे नेटवर्क इशू आ जाता था, कभी मोबाइल नहीं मिल पाता था, कुछ काम ही हो गया नहीं तो ऐसे में तो पढ़ाई नहीं हो पाता है ना अच्छे से ऑनलाइन में। इसलिए ऑफलाइन का बहुत एक्साइटमेंट था और कि कब हो जाए हम लोग का ऑफलाइन, कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सके, प्रॉपर स्कूल आ सके, पहले की तरह हर चीज हो सके हम लोगों का। बहुत एक्साइटमेंट है। थोड़ा मुश्किल है पर हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अभी जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल लगन से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छा ही परिणाम लाएंगे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इसलिए क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। इस बीच हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है जो बताएंगी कि क्या ऑनलाइन शिक्षा इनके लिए कितना परेशान करने वाला चीज रहा है। जो कोविड-19 का जो अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ, सबसे ज्यादा तो बच्चों के लिए घातक ही रहा, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे जब तक स्कूल आकर अपनी शिक्षा नहीं लेंगे घर में हो नहीं पाता है, और बच्चे ज्यादातर इनके पेरेंट्स जो है अनएजुकेटेड है, वो उन्हें मतलब मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि ऑनलाइन की सुविधा हमने बच्चों को दी थी, टीचर्स को भी बोला कि सभी ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे बच्चों के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बच्चों का उतना अच्छा नहीं है। पेरेंट्स सबके लिए मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एक फैमिली में 2-3 बच्चे हैं तो सबके लिए एक मोबाइल दे पाना तो मुश्किल ही है। शिक्षक हैं आप इस क्लास के, कैसा अभी अचानक से एग्जाम पड़ जाएगा, इतने समय के बाद एग्जाम के लिए तैयारी कराना वो भी ऑफलाइन मोड में, कैसी रहेगी? चुनौतीपूर्ण रहेगी आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो रहेगी, लेकिन जहां तक मैं अपने बच्चों पर विश्वास करता हूं, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में जो चैप्टर्स हुए हैं तो हमारे बच्चे काफी मेहनती हैं। परीक्षा के वक्त यहाँ का रिजल्ट भी 100% आता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है, घाटा हुआ है तो शिक्षा विभाग को है। लगातार 3 साल
पढ़ाई ठप पड़ गई है। बच्चे जो है उन तक ऑनलाइन एजुकेशन झारखंड जैसे राज्य में नहीं पहुंची है। वहीं ऑफलाइन एजुकेशन की बात करूं तो हाल ही में अभी स्कूल खुला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस पूरी नहीं है। जितने बच्चे हैं वो यही हैं जो 10वीं क्लास के छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। उम्मीद है कि पेरेंट्स भी सजग रहे, शिक्षा विभाग भी ऑफलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा दे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। झारखंड में सबसे बड़ी कारोबार की थोक मंडी रांची का अपर बाजार इन दिनों सुर्खियों में है। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी गलियों वाले अपर बाजार की पहचान महज रांची नगर निगम की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक की तरह ही इसके कारोबार का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। देखिए रांची के अपर बाजार की गलियों में इतिहास को टटोलती न्यूज 18 के इस स्पेशल रिपोर्ट को। रांची का अपर बाजार इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अपर बाजार की कहानी महज अतिक्रमण तक की सीमित नहीं, बल्कि कहानी इससे कहीं ज़्यादा है। आपको दिखलाते हैं कि अपर बाजार में कारोबार का इतिहास क्या है। झारखंड की सबसे बड़ी थोक मंडी रांची का अपर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार रांची नगर निगम के निशाने पर है, लेकिन करोड़ों अरबों का कारोबार करने वाला रांची के अपर बाजार का इतिहास महज नगर निगम की कार्रवाई तक सिमटा नहीं है, बल्कि 200 साल पुराने इस बाजार में अंग्रेजों के घोड़े के टाप की आवाज भी दबी है और बाहर से आने वाले कारोबारियों के पदचिन्हों के निशान भी। रांची में मारवाड़ियों का आगमन, जो कि मुख्यतः व्यापारी ही थे, लगभग 150 से 2 साल के पहले हुआ। और वो लोगों को जब रांची आना होता था तो चूंकि रांची में रेल लाइन नहीं थी, कलकत्ते से आवे या राजस्थान तरफ से आते थे, तो वो लोग मुरी स्टेशन पर उतरा करते थे और मुरी से फुसफुस गाड़ी से रांची आया करते। फुसफुस गाड़ी क्या है सर? फुसफुस गाड़ी में कोयला डाल करके, और जैसे बस के फॉर्म में होती थी, बस वाली होती थी, लेकिन वो कोयले से चला करती थी और कोयले का जो पाइप धुआं निकलने के लिए उसका पाइप लगा हुआ होता था पीछे में। ये तो वैसी बात तो मेरी देखी हुई। गुंडों ने अपर बाजार को लूटने का प्लान बनाया और हजारों की संख्या में वो अपर बाजार को लूटने के लिए गांधी चौक से होते हुए सुनार गली में घुसे। और उस वक्त के प्रमुख अखबार रांची एक्सप्रेस के मालिक सीताराम जी मारू को पता चला, तो सारे अखबार के लोगों को लेते हुए, पूरे समाज के लोगों को लेते हुए हजारों की संख्या में वहाँ पर गांधी चौक इलाके पर पहुंचकर उन्होंने सबको खदेड़ कर भगाया। करीब 400 से ज्यादा गलियों वाले अपर बाजार का विस्तार 200 साल पहले रांची के शहीद चौक से लेकर रातू रोड के कब्रिस्तान तक होता था। उस समय अपर बाजार ऊपर बाजार के नाम से जाना जाता था और इस बाजार में उस समय करीब 150 दुकानें हुआ करती थी। उस समय अंग्रेज अपनी जरूरत का सामान और टैक्स वसूलने के लिए अपर बाजार की गलियों में घोड़े से आया करते थे। दरअसल करीब 100 साल पहले रांची जिला नहीं था और उस समय लोहरदगा जिला हुआ करता था। देखिए रांची में मुख्यतः सामान कलकत्ता मार्केट से आया करता था, कलकत्ते से आता था। कुछ माल कुछ समय में दिल्ली तरफ से भी आता था और यह माल सारे, ये तो स्वाभाविक है कि मारवाड़ी चूंकि सारे व्यवसाय में लगे हुए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता था। उस समय कोई कच्चा पक्का कुछ नहीं होता था, सब चीज़ पक्का होता था। कोई सेल टैक्स का चोरी नहीं, कोई इनकम टैक्स का चोरी नहीं, सब चीज़ सही होता था, ईमानदारी से काम होता था। 100 साल पहले तो अपना छोटा सा होता था, लेकिन तब भी गलियों का जाल बिछा हुआ था और छोटी छोटी बहुत सारी गलियां थी। लंगरेज गली, नीलरतन स्ट्रीट, आपको जे रोड, वेस्ट मार्केट, ईस्ट मार्केट रोड वगैरह, ये तो मेन गलियों के साथ साथ बाई लेन अलग अलग मकानों में घुसने के लिए छोटे छोटे लेन, बजाज गली है तो ये इनकी गली, बुधिया गली है, इस तरह से नाम से भी बहुत छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी। सिर्फ कारोबार ही नहीं,
बल्कि आजादी की लड़ाई में भी रांची के अपर बाजार का एक बड़ा योगदान रहा है। 1913 में महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर रांची और कोलकाता में आर्थिक योगदान के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 200 साल पहले यहाँ कारोबार को लेकर मारवाड़ियों ने ही अपर बाजार को अपना ठिकाना बनाया था। अपर बाजार की सबसे पुरानी गलियों में बूचड़ गली हुआ करती थी, जो बाद में बूचड़ों के हट जाने के बाद उसका नामकरण भगवत साहू लेन पर किया गया। उसके बाद सोनारपट्टी, रंगरेज गली और जेजे रोड भी करीब 200 साल पुरानी गलियां हैं। गाड़ियां पहले तो नाम की थी, कुछ धनाढ्य लोगों के पास ही कुछ गाड़ियां होती थी, बाद बाकी सब साइकिल और रिक्शा, इसके सिवाय कोई साधन नहीं था। ट्रक स्टैंड हुआ करता था ये, लेकिन आज दुकानें खुल गई हैं, सब बंद हो गया। बरगद का पेड़ यहाँ हुआ करता था, पूजा होती थी। जब अंग्रेज के शासन में अंग्रेज के लोग उनके टैक्स कलेक्टर या किसी भी रूप में वो लोग घोड़े पर आते थे, तो उनका जो टैक्स या जो सामान होता था, हम लोग ससम्मान उनको वहाँ पर सुपुर्द कर दिया। रांची में सबसे पुरानी जेल अपर बाजार के बेस्ट मार्केट में ही बनाई गई थी। उस समय कैदियों को इसी जेल में रखा जाता था, लेकिन आज जेल की उस जगह पर कारोबारियों की दुकानें हैं। कारोबारी बताते हैं कि उस दौर में व्यापार में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बल्कि सब कुछ जुबानी और भरोसे पर चलता था। भूखंड रांची के लिए धरोहर है। ये जमीन में पहले जेल हुआ करता था और बाद में इसको श्री ताराचंद अरोड़ा ने खरीद लिया, जो महावीर मंडल के 20 बरस तक सचिव रहे। बाद में उन्होंने इसको अपना कॉमर्शियल कर दिया। ये दौड़ती भागती सड़कें रांची के अपर बाजार का वर्तमान है, तो ये तस्वीरें रांची के अपर बाजार का इतिहास। आज जब मैंने तस्वीरों को देखकर इतिहास को आवाज़ देने की कोशिश की, तो कोई भी तस्वीरों से बाहर निकलने को तैयार न हुआ। कहा कि इस अपर बाजार में जो हल्ला हंगामा मचा है, मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मैं जहां हूं खुश हूं, प्रसन्न हूं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने समझने के लिए झारखंड की महिला और पुरुष किसानों को इजराइल भेजा गया था, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल की कृषि तकनीक की गिनती विश्व के अग्रणी देशों में होती है। वहां पर कृषि के हर कार्य के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड के कई किसान जब वहां से सीख कर आए, तब उस तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर खेती कर रहे हैं। देवघर जिले के वकील यादव वहां से लौटने के बाद नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वकील यादव बताते हैं कि पहले इजराइल में सीखी गई तकनीक से पहले खुद स्ट्रॉबेरी की खेती की, उसके बाद उन्होंने देवघर जिले में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी दी। इस खेती में महिलाएं भी जुड़ी हैं। महिलाओं ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए उन्हें उनकी संस्था JSLPS द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। प्रशिक्षण मिलने के बाद JSLPS द्वारा उन्हें स्ट्रॉबेरी के पौधे के अलावा खेती के लिए जरूरी आवश्यक उपकरण भी दिए जा रहे हैं। खेती से संबंधित प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से इजराइल भेजा गया था। वहाँ पे मैंने बहुत सारे, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर बहुत तरह का फल है, सिट्रस हो गया, बागवानी हो गया, वहाँ पे बहुत उन्नत तरीके से खेती लोग कर रहे थे, उसको देखने का मौका मिला। साथ ही साथ कम पानी में कैसे खेती की जाती है, पानी को कैसे हम बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद प्रयास 2018 से ही कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भी अच्छा वैज्ञानिक तरीके से खेती। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।